Position of a point x1 y1 with respect to a line. ठीक है, जनरली क्या होता है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, एक पॉइंट की पोजीशन मेजर नहीं होती है, ठीक है। जनरली क्या होता है, दो पॉइंट की पोजीशन मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन कि वो दोनों के दोनों पॉइंट उस लाइन के सेम साइड है, ठीक है, या वो दोनों पॉइंट उस लाइन के अपोजिट साइड है। तो अगर कभी कभी हमें एक ही तरफ की एक ही पॉइंट की पोजीशन मेजर करनी हो तो वी इलैबोरेटेड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कि वो पॉइंट उस लाइन के उसी साइड है जिस साइड ओरिजिन है, या उसके अपोजिट साइड है जिस साइड ओरिजिन है, ठीक है बात। नाउ पहले कंसेप्ट समझ लो, सपोज करो ये लाइन है ax plus by plus c equal to 0, then x1 y1 and x2 y2 lie on same side of the line, if ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c is more than 0, मतलब ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। एंड x1 y1 and x2 y2 lie on opposite side of the line, if ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c is less than 0, मतलब एक फैक्टर है ax1 plus by1 plus c वो पॉजिटिव साइन दे तो दूसरे वाला नेगेटिव साइन दे, ठीक है ना। नाउ इन्होंने क्या लिखा है, if ax1 plus by1 plus c is of the same sign as c कब होगा, जब ओरिजिन प्लेस किया जाएगा, then the point x1 y1 lie on the side of the origin, but if ax1 plus by1 plus c is of the opposite side, opposite to that of c, इसका साइन c के साइन के अपोजिट हो, the point x1 y1 will lie in the non origin side of the line। ये बात समझ में आई। इस थ्योरी पार्ट में इन्होंने सी से कंपेयर क्यों करा है, क्योंकि सी विल बी द वैल्यू जब उसको लाइन में ओरिजिन प्लेस करेंगे, हम 0 0 प्लेस करेंगे, ठीक है ना। In general, 2 points x1 y1 and x2 y2 will lie on same side or opposite side of this line according as ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c are of same or opposite sign respectively, मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव या प्रोडक्ट नेगेटिव। ये मेरी बात क्लियर है? यस सर। हाँ जी। ये क्वेश्चन आसान है, शो दैट द पॉइंट डिसेंट लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, देखो जरा है कि नहीं, 1,4 और 0,-3, हाँ जी सर ऑपोजिट साइड पे है, अपोजिट साइड पे है, क्योंकि अगर आप 1,4 डालोगे तो इट वुड बी पॉजिटिव, 0-3 डालोगे ये -5 आएगा विच इज नेगेटिव, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट लाइन में प्लेस करने पे अपोजिट साइन आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इस लाइन के अपोजिट साइड है, एग्रीड और नॉट? हाँ जी सर। चलिए ये 23 24 सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप देख लेना। Length of the perpendicular from a point on a line, the length of the perpendicular from x1 y1 on this line is ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square। ये तो हमें सबको आइडिया इस फॉर्मूले का, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 25 और 26 इनके आंसर करो फटाफट से। Distance between the line this and the point this,
कितना? 28/30. तो ये डिस्टेंस डी आ जाएगा 24 माइनस 5 प्लस 9। पॉइंट को प्लेस कर दिया लाइन में अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका मॉड। तो 24 एंड 9 33 माइनस 5 28/13, यही आ रहा है। Yes, sir. चलिए 26 कैसे करोगे? फाइंड ऑल द पॉइंट्स। 4 माइनस लैम्डा, लैम्डा और 4 माइनस लैम्डा लेके। हाँ बस, उसने कहा ना, उसने क्या कहा क्वेश्चन में, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। इस लाइन पे वो सारे पॉइंट निकालने हैं which lie at a unit distance from this line, जो इस लाइन से यूनिट डिस्टेंस पे हो। देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सपोज करो ये वाली तो वो लाइन है जिस पे डिस्टेंस निकालनी है। 4x + 3y - 10 = 0। ये दूसरी लाइन है जो आपको दी हुई है, दैट इज x + y = 4। अब वो कह रहा है इस x + y = 4 वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे ऐसे कितने पॉइंट्स हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो दूसरी गिवन लाइन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो सर्टेनली अगर एक पॉइंट इस साइड होगा तो एक इधर भी होगा जरूर, ठीक है ना। ऐसा करता हूँ, इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूँ, t, 4 - t। t, 4 - t से दूसरे वाली लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखो। तो डिस्टेंस इज 4t + 3 × 4 - t - 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर का मॉड। ये 1 है, ठीक है। तो ये बनेगा t + 2 का मॉड = 5। तो t + 2 की वैल्यू आ गई ±5, तो t की वैल्यू आ गई 3 और -7। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. तो एक पॉइंट आ गया 3, 4 - 3 1, दूसरा पॉइंट आ गया -7 एंड 4 + 7 3। एक मिनट की गलती हुई, -7, 11 आएगा, है ना। 4 - -7 और दूसरे वाला 3, 1। ठीक है मेरी बात? हेलो, ठीक है। Yes, sir. चलें आगे, लिखो जी। अब मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है। और क्योंकि इसमें जो ये जो थ्योरी पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे तो जनरली याद नहीं होता, तो मैं तो निकाल लेता हूँ। इट वोंट टेक मोर देन 1.5 मिनट। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -1, 2 इन द लाइन मिरर 2x - 3y + 4 = 0। ठीक है, देखो जी, कोई एग्जांपल नंबर 28 का सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। ये एक लाइन मिरर है, 2x - 3y + 4 = 0। इस पे एक पॉइंट है -1, 2। वो ये कह रहा है इस पॉइंट की इमेज निकालनी, P की इमेज इसमें P' है, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि ये वाला पॉइंट Q है। तो PP' will be perpendicular to 2x - 3y + 4 = 0। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी, Q will be midpoint of P and P', isn't it? हेलो जी सर। तो सबसे पहला टास्क अपना क्यू निकालना है। किसी क्वेश्चन में अगर वो फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड पूछे या फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू लाइन, तो भी क्यू है वो। नाउ इक्वेशन ऑफ PP', पहले तो हमने ये निकालनी है। चूंकि वो 2x - 3y + 4 = 0 के परपेंडिकुलर है,
So that would be 3x plus 2y plus lambda equals to 0. परपेंडिकुलर क्या, तो मैंने कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिया xy के और बीच में निगेटिव साइन का पॉजिटिव साइन कर दिया, ठीक है. This line passes through P, that is -1, 2. तो -3 plus 4 plus lambda equals to 0. तो lambda की वैल्यू आ गई -1. तो it is 3x plus 2y minus 1 equals to 0. ये PP डैश की इक्वेशन है, ठीक है. Now solve PP dash, that is 3x plus 2y minus 1 equal to 0. And जो हमें गिवन लाइन है 2x minus 3y plus 4 equals to 0. सॉल्व हो जाएगी. Yes, sir. सॉल्व करो जी. पहले वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 9x plus 6y minus 3 equal to 0. दूसरी को 2 से तो 4x minus 6y plus 8 equals to 0. दोनों को ऐड करोगे तो 13x equals to -5. तो x आ गया -5/13. ठीक है बिल्कुल. तो 3y आ जाएगा -10/13 plus 4, 42/13. तो y आ गया 14/13. ठीक है मेरी बात. अब आपके पास P और P डैश दोनों पॉइंट्स आ गए, ठीक है. Q P है आया. अपने पास, Q आया. P है अपने पास -1, 2. Q आ गया अपने पास -5/13, 14/13. और P डैश, इसको अगर मैं A, भी मानूं जो कि इमेज पॉइंट है, इसका मतलब A -1/2 is -5/13 and B plus 2/2 is 14/13. तो A कितना हो गया -10/13 plus 1. B कितना हो गया +28/13 -2. तो A हो गया 3/13 और B हो गया 2/13. तो यही इमेज पॉइंट है. सर आई बात. हाँ जी. तो आज हम वो वाला कर देंगे एंगल बाइसेक्टर होमोजेनाइजेशन वाला. हाँ हाँ ऑलमोस्ट. ठीक है. ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी सर. आसान है. हाँ जी सर. Yes, sir. चलो जी, अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 27 और 28, ये जो नीचे वाले दोनों दिए हुए, ये और ये फटाफट से बोलो. No, sir. Now, reflection of a point या reflection of a point तो क्या लेना, reflection of a ray about a line mirror. ठीक है, होगा क्या, ये एक लाइन मिरर है L1, ठीक. एक रे ऐसे आई, इस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है. आपको ये भी पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं. मतलब अगर ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस थीटा एंगल पे ही जाएगी. हाँ कि नहीं? हाँ जी सर. ठीक है. तो इसमें हमने क्या करना होता है जनरली, देखो क्या क्या हो सकता है आपसे बोलेगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बताओ. हो सकता है आपको इंसिडेंट रे की इक्वेशन दे दें, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन पूछे. आपको इंसिडेंट रे पे एक पॉइंट दे दें कि इस पॉइंट से एक लाइन आई और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे पॉइंट से पास हो गई और मिरर की इक्वेशन दे दें. फिर क्वेश्चन पूछ लें. करना क्या है हमने, इंसिडेंट रे पे कोई भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट ऑन द इंसिडेंट रे, उसकी अगर मैं मिरर में इमेज लूंगा,
ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टेड रे के एक्सटेंशन पे लाई करेगी। ऐसे अगर ये P है तो ये P डैश है, तो P and P dash are mirror images of each other, mirror images of each other in line. Similarly, रिफ्लेक्टेड रे पे अगर कोई पॉइंट Q होगा तो अगर उसकी भी मैं मिरर में इमेज लूंगा, ठीक है, Q डैश, वो एक्सटेंशन ऑफ इंसिडेंट रे पे लाई करेगी, ठीक है, एज वेल एज Q एंड Q डैश। हाँ जी सर इन क्वेश्चंस में हमें गिवन क्या होता है? इसमें दो चीजें गिवन हो सकती हैं, 2 या 3 चीजें, जैसे हो सके लाइन मिरर दे दें और P और Q दे दें, हो सकता है इंसिडेंट रे दे दें और लाइन मिरर दे दें, रिफ्लेक्टेड रे की क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है ना। दूसरी बात, सपोज करो ये एक मिरर, ये एक्स एक्सिस है, अगर कोई भी पॉइंट A, B होगा तो उसकी एक्स एक्सिस में जो इमेज होगी वो होगी A, -B, ठीक है। अगर ये y एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट P, Q है, y एक्सिस में P, Q की जो इमेज होगी क्या होगी? -P, Q। -P, Q। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ए रे passing through 5,2 after incident upon y-axis reflects, then incident upon x-axis again reflects, and finally the reflected ray passes through 6,1, passes through 6,1. Find the equation of incident ray and reflected ray. बोलो फटाफट से। Find the equation of incident ray and reflected ray. अरे एक सेकंड, ये जो 5,2 है ना, इसको 2,5 कर लो, वरना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं। ये 5,2 का 2,5 कर लो, करो फटाफट से ट्राई। बोलो जल्दी जल्दी। हुआ कुछ? रिफ्लेक्टेड रे आई है 4y - 3x + 14।
4y माइनस 3x plus 14 ये कौन सी रे है? minor reflected 4y माइनस 3x। सर 3y plus 4x equal to 21। ये क्या है? सर ये y से रिफ्लेक्टेड रे है। देखो सर ध्यान दो, ए रे ऑफ लाइट जो 2,5 से पास हो रही है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट आई, आने के बाद वो कुछ ऐसे आई होगी, सपोज करो, फिर वो एक्स एक्सिस, फिर वो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट हुई, फिर वो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, और फाइनली वो 6,1 से पास हुई। ठीक है, अब मैं डायग्राम को भी इनके हिसाब से नहीं बनाते, हम अपने हिसाब से बनाते हैं। सर आंसर है क्या? आंसर नहीं पता यार, देखो देख 2,5, तो इसका मतलब 2,5 की अगर y एक्सिस में इमेज लेता हूं तो वो 2,-5 होगी, सॉरी -2,5 -2 होगा। फाइनली रे रिफ्लेक्ट होके गई 1 2 3 4 5 6,1 से। इसका मतलब x एक्सिस पे जो इंसिडेंट रे रही होगी वो 6,-1 से पास होगी। तो ये जो दोनों के दोनों पॉइंट हैं ये एक लाइन में आने चाहिए, ऐसे ही कुछ होगा। तो इधर से रे आई, आके इधर गई, फिर -2,5 की भी ले लो। एक से नुकसान, फिर ये आई और ये ऐसे चली गई। तो ये कहानी ऐसे चल रही है। ये मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। मतलब ये ऐसे हुआ कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, फिर ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हुई और ये ऐसे गई, और फाइनली 6,1 के थ्रू ये गई। ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे का जो एक्सटेंशन होगा एक्स एक्सिस पे वो 6,-1 से पास होगा, जैसा मैंने पीछे बताया। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का जो एक्सटेंशन होगा वो -2,5 से पास होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ जी हाँ सर। जी। तो आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी होगी। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये आएगी। तो y माइनस 5 इज -6/8 इंटू x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 20 इज -3x माइनस 6। ठीक है, सो दैट वुड बी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 14, इजंट इट? अब ये लाइन जहां पे y एक्सिस को काट रही है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन y एक्सिस होगा, ये जहां पे x एक्सिस को काट रही है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन दी x एक्सिस होगा। तो a पॉइंट क्या आ जाएगा? a पॉइंट के लिए y एक्सिस पे x को 0 डाल दो, तो 0,7/2। ठीक है, और इसमें ही b पॉइंट क्या हो जाएगा? y को 0 डाल दो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 14/3। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ जी। हाँ जी। यस सर। सर एक बार Now- फिर समझा दो, क्या? सर एक बार फिर से समझा दो, दोबारा से बोलो, आवाज नहीं आई साहब। सर फिर से समझा दो। मैंने ये कहा, हमें क्या दिया उसने क्वेश्चन में? एक पॉइंट P है, उससे एक रे आई, वो y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होके टुवर्ड्स x एक्सिस गई, फिर वो x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, एंड इट इज गोइंग थ्रू पॉइंट 6,1 जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो x एक्सिस वाले पॉइंट के लिए ए बी इंसिडेंट रे है, तो ए बी क्या होगा? क्योंकि x एक्सिस में जो इमेज होगी उससे पास होगी। y एक्सिस के लिए ए पी इंसिडेंट रे है और ए बी रिफ्लेक्टेड रे है, तो ए बी के एक्सटेंशन पे p की इमेज लाई करेगी y एक्सिस में। तो मैंने p की इमेज और q की इमेज ले ली। ठीक है ना, दिस इज p डैश, दिस इज q डैश। तो p डैश q डैश का जो जॉइंट होगा वो रे होगी ए बी जो
y के लिए रिफ्लेक्टेड और x के लिए इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो मैंने p डैश q डैश की इक्वेशन निकाल ली, वही ab की इक्वेशन है, उससे a और b पॉइंट आ गए। नाउ a और b पॉइंट आ गए, तो अब तो आप ap की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, bq की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। बोलिए। सर हाँ जी सर। ठीक है ना। नाउ AP इज इंसिडेंट रे जो आपको चाहिए थी, एंड BQ इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है जी। आई गेस इसको और डिस्कशन की लोड नहीं है, क्वेश्चन को अच्छा और आसान क्वेश्चन है ये। ठीक यस है, सर, यस सर। हाँ जी सर। हेडिंग डालो, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो जी, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बाइसेक्टर बेसिकली एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिससे एंगल की दोनों ब्रांचेस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल हो। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर is the locus of a point from which length of perpendicular on two branches of angle are always equal। ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है, क्या होगा कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू दूसरी लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों साइड मॉड आता है, मॉड हटाए प्लस माइनस साइन आ गया। और वैसे भी डेफिनेटली अगर ये दो लाइनें होंगी, अगर एक ये लाइन L1 एक ये लाइन L2, ठीक है, तो इसके दो बाइसेक्टर होंगे ही होंगे। ये बाइसेक्टर होगा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर B1 और एक इस एंगल का बाइसेक्टर B2। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। ठीक है। नाउ equation of the straight line passing through x1 y1 and is equally inclined with the line this and this are those which are parallel to the bisectors between those two lines and passing through P। I hope ये point समझ नहीं आया। यस सर। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर में करेंगे, तब समझाऊंगा। अभी एकदम से समझाना थोड़ा सा वो है कि क्या चीज है। सबसे पहले आप क्वेश्चन से शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 29। इसी में मैं सब कुछ करा दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। इस एक एग्जांपल में सब निपटा दूंगा। ठीक है, इसमें जो थ्योरी दी हुई है हमने कोई खास थ्योरी नहीं याद रखनी। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। देखो मैं ही कर देता हूं, छोड़ लो, आसान से सवाल है। Find the equation of the bisector of the angle between the straight lines। देखो एक ये लाइन है, that is 3x minus 4y plus 7 equal to 0। इसको मैं बोल रहा हूं L1। ठीक है जी। एक दूसरी लाइन है, इसको हम बोलेंगे L2, that is 12x minus 5y minus 8 equal to 0। ठीक है। Now equations of angle bisectors। पहले वाली लाइन पे एक पॉइंट एक्स वाई से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या बनेगा, 3x minus 4y plus 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का मोड इज इक्वल्स टू दूसरी लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 12x minus 5y minus 8
upon under root of 12 square plus 5 square का mod, isn't it? So it would be 3x minus 4y plus 7 upon 5. Hello? हाँ जी सर. 12x minus 5y minus 8 upon 13. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 39x minus 52y plus 91 is equals to plus minus 60x minus 25y minus 40. Now if I consider positive sign, तो ये बना 39x minus 52y plus 91 is equals to 60x minus 25y minus 40. So it would be minus 21x minus 27y plus 131 equals to 0. सही किया मैंने? ठीक है, तो it will be 21x plus 27y minus 131 equals to 0. और ये ना 3 से जा रहा ना किसी से जा रहा, बस इतना ही रहेगा. Now if I consider negative sign, तो 39x minus 52y plus 91 is with a negative sign 60x plus 25y minus तो plus 40. ठीक है जी, तो 99x minus 25 और 52 77y और minus 51 is equals to Plus sir. plus 50. ये आएगा. इसको ना थोड़ा सा फैंसी फॉर्म देते हैं. पहले वाली को ना 3 से डिवाइड कर देता हूँ, कोई बात नहीं, उसको 131/3 आ जाएगा. 3 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 7x plus 9y minus 131 upon 3 equals to 0. इस वाली को 11 से डिवाइड कर दो तो 9x minus 7y plus 51 upon 11 equals to 0. ये दो बाइसेक्टर आए. ठीक है, एक ये है, इसको बोल देते हैं B1. एक ये बाइसेक्टर है, इसको बोल देते हैं B2. और देख लो दोनों बाइसेक्टर B1 और B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, B1 and B2 are perpendicular to each other. होना भी चाहिए. कल भी शायद मैंने बताया था किसी क्वेश्चन में कि दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है मेरी ये बात? हाँ जी सर. नाउ सर. हाँ जी, यस सर. ठीक है ना. अब अपने पास दो लाइनें थी और दोनों बाइसेक्टर आ गए. ठीक है, एक ये लाइन और एक ये बाइसेक्टर. ठीक है, एक बार और थोड़ा सा डायग्राम में लिख देता हूं. L1 9 है अपने पास, 3x minus 4y plus 7 equals to 0. 3x minus 4y plus 7 equals to 0. L2 लाइन है 12x minus 5y minus 8 equals to 0. 12x minus 5y minus 8 equals to 0. एक बाइसेक्टर B1 आया, एक B2 आया. ठीक है, अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं कौन सा B1 कौन सा B2 है. अब इसमें एक सवाल होता है टू आइडेंटिफाई बिटवीन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. देखो अगर गिवन लाइनें दोनों परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब वो जो दोनों की दोनों लाइनें हैं उनमें कुछ तो एंगल होगा, एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा. तो दोनों बाइसेक्टर्स में एक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर होगा. एग्रीड? हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ए लाइन एंड ए बाइसेक्टर. कोई सा भी सेलेक्ट कर लो. मैंने ऐसा किया, मैंने L1 को सेलेक्ट कर लिया. 3x minus 4y plus 7 equals to 0. एक मैंने B1 को सेलेक्ट कर लिया, 7x plus 9y 7x plus 9y
माइनस 131/3 इक्वल्स टू 0। हाँ जी बोलिए। Yes, sir. अब इस लाइन और इस बाइसेक्टर के बीच का एक्यूट एंगल निकालो। जैसे सपोज करो ये B1 रहा होता तो आप ये वाला एंगल निकाल रहे होते। अगर इस एंगल का tan थीटा 1 से छोटा आ गया, मतलब ये वाला एंगल 45 से छोटा है, इसका मतलब L1 L2 के बीच का जो ये एंगल बनेगा ये 90 से छोटा होगा, और अगर ये 90 से छोटा होगा तो इसका मतलब बाइसेक्टर जो आपने सेलेक्ट करा है वो ही कौन सा बाइसेक्टर है? एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर। हाँ जी सर। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, हाँ जी, sir. ठीक है ना? हाँ जी sir. Now select a line and a bisector and find the angle. Even I should use acute angle. Find the tangent of acute angle between them. If this tan theta, या tan theta by 2 लिख देते हैं, tan theta लिख लो। If this tan theta is less than 1, then the bisector we have selected is acute angle bisector, ठीक है? And if this tan theta is more than 1, then the bisector we have selected is obtuse angle bisector। ठीक है जी। नाउ कर देता हूं मैं यहाँ पे। L1 के लिए स्लोप क्या बनेगा? M1 3/4। ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, इसका स्लोप माइनस a/b होता है। B1 के लिए स्लोप क्या बनेगा? M2 माइनस 7/9, यही आएंगे। इनके बीच के एंगल का tan थीटा इज मोड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 होता है कि नहीं? 3/4 प्लस 7/9 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 7/9। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सीधा एलसीएम ले लो। तो 27 एंड 28 55 अपॉन 36 डिवाइडेड बाई 9 for the 36 minus 27 9 अपॉन 36, ये कट गए। तो इट इज मॉड 55/9 विच इज मोर देन 1। अब चूंकि ये tan थीटा 1 से ग्रेटर आ गया, अरे मेरी आवाज भी आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। Yes, sir. चूंकि ये tan थीटा 1 से ग्रेटर है, ठीक है, इसका मतलब बाइसेक्टर जो आपने सेलेक्ट करा है, सिंस दिस tan थीटा इज मोर देन 1 मींस bisector B1 which we have selected, ये कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। Selected is obtuse angle bisector। क्या मेरी ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये वाला जो बाइसेक्टर है B1 ये ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है ना? तो ऑब्ट्यूज एंगल ये वाला है, तो इसका मतलब ये B1 बनेगा और ये B2 बनेगा। तो B1 क्या हो जाएगा? 7x प्लस 9y माइनस 131/3 इक्वल्स टू 0, और B2 क्या हो जाएगा? 9x माइनस 7y प्लस 51/11 इक्वल्स टू 0। सर टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए मेंस के अंदर? हाँ करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होते हैं। ये तो मैं इतनी थ्योरी लिख रहा हूं इसमें। एक बात सोच, ये करने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। नहीं ये तो ज्यादा हो गया, इतना भी नहीं है, 1 मिनट के आसपास में ये हो जाता है, ठीक है? Yes, sir. उसके बाद में
ये सब थ्योरी तूने वहां लिख के थोड़ी ना बतानी है किसी को। फटाफट से एक लाइन का स्लोप उठाया, एक बाइसेक्टर का स्लोप उठाया, उनके बीच के एंगल का tan निकाला। क्या परेशानी इसमें? ठीक है सर। सर ये आपने मेथड 1 लिया, कोई और भी मेथड है इसका? एक और मेथड है, बट ये सबसे सफिशिएंट है। एक मेथड 2 क्या है कि आप कोई भी एक लाइन सेलेक्ट कर लो L2, जैसे सपोज करो ये आपने सेलेक्ट कर ली, इस पे एक फैंसी सा पॉइंट निकाल लो, जैसे x को 0 डाला, y आ गया, या y को 0 डाला, x कुछ आ गया, कोई भी फैंसी सा पॉइंट निकाल लो। उस पॉइंट से दोनों बाइसेक्टर पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। जिस बाइसेक्टर पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ज्यादा, वो ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। ठीक है, लिख देता हूं वो और लेंथी हो मैं। जाएगा थोड़ा। सर एक तीसरा मेथड भी बता दो। क्या? तीसरा मेथड नहीं, दो ही है बस। सर, वो थीटा वाला सर, जिसमें C1 C2 के साइन बराबर करने वाला। वो यार, वो तो रट्टू सा मेथड है, वो मुझे नहीं आता। उस रटी हुई चीज को रिकॉल करने में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, रेदर देन मैं फटाफट से फॉर्मूला लगाऊंगा, एंगल निकालूंगा और आंसर दे दूं। ठीक है सर। ठीक है ना? मेथड 1 क्या है? मेथड 2 कि select a fancy point on any one of the given lines. ठीक है, select a fancy point on any one of the given lines and find length of perpendiculars from this point to both the bisectors. ठीक है ना? So if length of perpendicular of B1 is greater than length of perpendicular on B2, then B1 is obtuse angle bisector and B2 is acute angle bisector. क्लियर है बात? आसान है? यस सर। सर ना। वो फैंसी पॉइंट से क्या मतलब है? फैंसी पॉइंट होता है कोई भी पॉइंट है, फैंसी तो इसलिए बोलते हैं बस जो इजी पॉइंट हो। ठीक है सर। ठीक है जी। नाउ अगला पॉइंट है टू आइडेंटिफाई द बाइसेक्टर containing a certain given point. To identify a bisector containing a certain given point means to identify the bisector which bisect the region. To identify the bisector which bisects the region in which a certain given point lies. ये मेरी बात समझ में आई? अब हमारे पास दो लाइनें हैं, दो बाइसेक्टर हैं। अब वो आपको ये बोल रहे हैं कि वो वाला बाइसेक्टर निकालो जो एक गिवन पॉइंट को कंटेन करता है, या वो उस रीजन को बाइसेक्ट करता है जिसमें वो गिवन पॉइंट है। अब जरा ध्यान देना, देखो जी, हमने क्या करना है इस केस में?
to identify the bisector which bisects the region in which a certain given point lies. जैसे कि पहले थोड़ा सा थ्योरी इसका थ्योरी पॉइंट समझा दूं, ठीक है, फिर उसके बाद बताता हूं। सपोज करो ये अपने पास L1 है, ये अपने पास L2 है, ठीक है जी, ये अपने पास B1 है, और ये अपने पास B2 है। मेरी आवाज भी आ रही है कि बस मैं ही बोले जा रहा हूँ? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है जी। अब फाइंड, जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, फाइंड द बाइसेक्टर containing अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, आपने क्या करना है, टेक ए रैंडम पॉइंट on any one of the bisectors, से मैंने B1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने B1 सेलेक्ट किया और आपने उस B1 पे एक पॉइंट माना। पहले ये सोचो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, ठीक है जी। देखो बहुत ध्यान से सुनना। फिर अल्फा बीटा उसमें कंटेन करने का मतलब क्या होता है? मतलब कि जिस रीजन में अल्फा बीटा है, सपोज कर अल्फा बीटा यहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है ना, तो मुझे वो बाइसेक्टर बताना है जो इस वाले रीजन को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब मुझे B1 बताना है कौन सा है, ठीक है सर, समझ गया। ओके सर। ठीक है ना। अब देखो आपको दो लाइनें गिवन थी, L1 L2, आपने दोनों बाइसेक्टर निकाल लिए, B1 B2, ठीक है। ऐसे केस में चार सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है, उसने क्या कहा कि आपको वो बाइसेक्टर बताना है जो अल्फा बीटा कंटेन करता हो, और आपने कोई एक रैंडम बाइसेक्टर सेलेक्ट करा और उस पे एक पॉइंट लिया। हो सकता है अल्फा बीटा यहां पे हो, अल्फा बीटा यहां पे हो, और आपने जो एक बाइसेक्टर सेलेक्ट करा उस पे एक पॉइंट P A, B यहां पे हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है अल्फा बीटा यहां पे हो और जो बाइसेक्टर आपने सिलेक्ट किया उस पे जो आप एक पॉइंट P मानो वो A, B यहां पे हो। एग्रीड और नॉट? यस सर। हो सकता है वो अल्फा बीटा यहां पे हो और जो बाइसेक्टर आपने माना उस पे पॉइंट P A, B यहां पे हो। यस सर। और लास्ट केस हो सकता था वो अल्फा बीटा यहां पे हो और जो बाइसेक्टर आपने माना उस पे पॉइंट P A, B इस तरफ हो। और तो कोई तरीका नहीं है? यस सर। नाउ अगर सपोज करो आपने वो बाइसेक्टर बताना है जो अल्फा बीटा को कंटेन करता है, और आपने एक पॉइंट, एक कोई सा भी बाइसेक्टर मान लिया और उस पर एक फैंसी पॉइंट P A, B एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, L1 के लिए क्या अल्फा बीटा और A, B सेम साइड है? यस सर। है, मतलब L1 में अल्फा इंटू अल्फा कोमा बीटा डालूंगा, L1 में A, B डालूंगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। हाँ जी सर। क्या L2 के लिए भी अल्फा बीटा और A, B सेम साइड है? यस सर। मतलब L2 में मैं अल्फा बीटा डालूं और L2 में मैं A, B डालूं तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आए, ठीक है। मींस यस सर। if both the points
if both the points lie on same side for both the bisectors, then the bisector we have selected, is the one bisecting that region. मतलब फिर तो जो बाइसेक्टर आपने सेलेक्ट कर रखा है वही वो बाइसेक्टर है जो उस रीजन को बाइसेक्ट कर रहा है जिसमें वो गिवन पॉइंट अल्फा बीटा है। सर क्या मेरी बात समझ में आ गई? सर हाँ जी, जो ये ए बी हमने सिलेक्ट किया है B1 पे, ये अपने आप करा है? हाँ Select- कोई पॉइंट माना है, अच्छा ठीक है ना। टेक ए रैंडम पॉइंट ऑन एनी वन ऑफ द बाइसेक्टर से B1। अच्छा, सिचुएशन ये भी हो सकती थी जो आपको सेकंड एग्जांपल में दिख रही है। अब एक बात बताओ, सेकंड एग्जांपल में क्या होगा? L1 में a, b डालूं और L1 में अल्फा बीटा डालूं, क्या आएगा ये प्रोडक्ट? नेगेटिव। आप देख रहे हो दोनों पॉइंट L1 के अपोजिट साइड है कि नहीं? यस सर। अच्छा, L2 के क्या हाल है? L2 के लिए दोनों पॉइंट कैसे हैं? सेम ही है, मतलब अपोजिट अपोजिट है, साइड। मतलब L1 जैसा है। हाँ ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है? इफ बोथ द पॉइंट्स lie on either side of both the lines means, क्या मतलब हुआ? means the bisector we have selected is the one bisecting that region। तो इस केस में भी क्या होगा? ये बाइसेक्टर जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वही अपना आंसर है, वही वो बाइसेक्टर है जो उस रीजन को बाइसेक्ट कर रहा है जिसमें वो गिवन पॉइंट अल्फा बीटा है। क्लियर है मेरी ये बात? यस सर। ऋतिक, बाइसेक्टर सिलेक्ट कौन सा किया है? कोई सा भी ले लो, दो दिए ना, कोई सा भी उठा ले। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कौन सा हमने? यार तू कोई सा भी उठा ले, इन चारों में से कोई ना कोई सिचुएशन तो फंसेगी ना। हाँ जी सर। तो बस वही उस हिसाब से अपना आंसर कर देंगे। अब जैसे थर्ड केस है, एक मिनट पहले समझ लो, थर्ड केस है। सपोज करो आपने B1 सेलेक्ट कर रखा है, उसमें एक रैंडम पॉइंट P a, B मान लिया। अल्फा बीटा आपको किस सिचुएशन पे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, L1 के लिए दोनों पॉइंट का क्या रुझान है? ऑपोजिट। L1 के लिए सेम साइड। सेम। L1 में AB डालूंगा, L2 में AB डालूंगा और पॉजिटिव आएगा क्योंकि L1 के दोनों पॉइंट सेम साइड है। L2 के लिए क्या रुझान है? सर वो दो ठीक लिख लो। अपोजिट साइड। L1 AB और L2 में बीटा। सर L1 अल्फा बीटा ऊपर। L1 के लिए दोनों पॉइंट सेम साइड है, L2 के लिए दोनों पॉइंट अपोजिट साइड है। समझ आ रही है बात? अगर मैं नीचे वाले डायग्राम में भी देखूं, क्या हो रहा है? L1 के लिए दोनों पॉइंट ऑपोजिट। ये है अल्फा बीटा। L1 के लिए दोनों पॉइंट अपोजिट साइड है, मतलब लेस देन 0, और L2 के लिए दोनों पॉइंट सेम साइड है, मतलब ए बी। अगर आप देखोगे L2 के सेम साइड आने दोनों। बोलो हेलो। यस सर। ठीक है, Yes, sir.
क्या मतलब हुआ? मींस फॉर वन बाइसेक्टर both points lie on same side, whereas for other bisector they lie on opposite side. Means the bisector we have selected, is not the one containing that point. क्या मेरी ये बात समझ में आई? अगर दोनों पॉइंट दोनों लाइनों के सेम साइड है या दोनों पॉइंट दोनों लाइनों के अपोजिट साइड है, इसका मतलब तो जो बाइसेक्टर आपने सिलेक्ट करा है वही वो बाइसेक्टर है विच इज बाइसेक्टिंग दैट रीजन। लेकिन अगर एक लाइन के लिए दोनों पॉइंट सेम साइड हो, वेयर एज दूसरी लाइन के लिए दोनों पॉइंट अपोजिट साइड हो, तो जो बाइसेक्टर आपने सिलेक्ट करा है इज नॉट द वन कंटेनिंग दैट पॉइंट। क्लियर है मेरी ये बात? हेलो, हाँ जी समझ में आ गई? अब जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं आइडेंटिफाई द बाइसेक्टर bisecting the region which contains the point say 1,2। ठीक है जी? Identify the bisector which contains the point say 1,2। अब इसमें ना बिल्कुल हमने दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? अपने पास एक पॉइंट P हो गया 1,2। Let us select a bisector, say B1, say B2 ले लेते, चलो say B2, and take a point on B2। मान लेते हैं वो पॉइंट क्यों है। मानो जी B2 पे कोई फैंसी सा पॉइंट मानो, अगर मैं x को 0 डाल दूं तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 51/77। ठीक है मेरी बात? वैसे इतना फैंसी नहीं है बट ठीक है, चलो काम चल जाएगा अपना। हाँ जी ठीक है। नाउ L1 में AB डालो, मतलब 1 2 डालो, L1 में 1 2 डाला और L1 में ही 0,51/77 डाला। बोलो जी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है? L1 में अगर 1 2 डालेंगे क्या आएगा? इसमें ये L1 है आपके पास, ये L1 है। L1 में 1 2 क्या साइन देगा? पॉजिटिव। L1 में 0,51/77 क्या साइन देगा? पॉजिटिव। आई गेस निगेटिव देगा। सर वो 51/77 1 से छोटा है ना? हाँ तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो और छोटा हो जाएगा और 7 पॉजिटिव देगा ना? हाँ जी सर पॉजिटिव। तो ये प्रोडक्ट मोर देन 0 आ गया, मतलब L1 के लिए दोनों पॉइंट सेम साइड है। हाँ जी सर। नाउ L2 में 1 2 डालना है, फिर मुझे L2 में 0,51/77 डालना है। L2 में 1 2 क्या साइन देगा? निगेटिव। हाँ जी सर। L2 में 0,51/77 क्या साइन देगा? निगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव। मतलब ये प्रोडक्ट भी सेम पॉजिटिव है। यही आंसर B2। मतलब L1 के लिए भी Yes, दोनों sir. पॉइंट सेम साइड है, L2 के लिए भी दोनों पॉइंट सेम साइड है। ठीक है, दैट मींस
that means the bisector we have selected, मतलब कौन सा, B2, that is 9x minus 7y plus 51 upon 11 equals to 0 is the one bisecting the region where P1, 2 lies. आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी. यस सर. अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ जाता तो इन दैट केस हम बोलते कि B2 वो बाइसेक्टर नहीं है, जो उस रीजन को बाइसेक्ट कर रहा है वो बाइसेक्टर B1 है. हाँ जी. सीधा आगे बात समझे. हाँ जी. ठीक है. अरे बोलो. यस सर. यस सर. ठीक है जी. चलो सारे मेथड हो गए अपने. इसने थ्योरी में फिर भी जो मेथड दे रखे हैं, देखो ये तो ठीक है, ये तो वही अपने वाला मेथड है. मेथड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एक्यूट बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. उसने क्या किया, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए लाइन एंड वन ऑफ द बाइसेक्टर्स, फाइंड tan थीटा. अगर मॉड ऑफ tan थीटा 1 से छोटा है तो बाइसेक्टर इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. मॉड tan थीटा 1 से ग्रेटर है, देन वी गेट द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. एग्रीड. नाउ दूसरा मेथड भी इसने दे रखा है. लेट L1 and L2 are the given lines and U1 U2 are the given bisectors between L1 and L2. Take a point P on any one of the lines and draw perpendiculars on U1 and D2 as shown in the figure. ठीक है. अगर P Q से छोटा है then U1 is acute, P Q से बड़ा है U1 is obtuse, P equal to Q है then line L1 L2 ही perpendicular है. ठीक है. उसके बाद ये जो दिया है, मैं इस चीज के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं. जब हमें मेथड से करना आता है तो हमें कुछ भी अननेसेसरी चीज रटने की लोड़ नहीं है. ठीक है. नाउ फॉर द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. हो जाएगा. हो जाएगा सर. नाउ find the equation of the bisector of the angle between this and this and state which one of them bisects the acute angle bisector. ये भी हो जाएगा. हो जाएगा सर. यस सर. Now next page पे उसने दिया है to discriminate between the bisector of an angle containing a given point. ठीक है. For the straight line this and this, find the equation of the bisector of the angle which contain origin. अब ये कर पाओगे आसानी से. ओरिजिन को प्लेस करना तो और भी आसान काम है. हाँ जी सर. सर ठीक है. उसने मेथड नहीं बताया, मेथड मैंने आपको बता दिया. मैंने खुद से वो डिलीट मार दिया था क्योंकि मुझे पता है वो जो रटने वाला मेथड है, सी को पॉजिटिव कर दो और फिर ऐसे ऐसे कर लो, वो यूजलेस मेथड है. हाँ जी सर. ठीक है. एक केस में सिंपल सी सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये जरूर ट्राई कर लेना. ठीक है जी. नाउ कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी. कॉन्करेंसी का मतलब एक ही पॉइंट से पास होने वाली तीन लाइनें. एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये. ठीक है. अगर तीन लाइनें कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मींस they are passing through the same given point. So if three lines this and this are concurrent, अगर उनके कोफिशिएंट से बने डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी. इस चीज को अप्लाई करते टाइम ध्यान रखें कि सभी कुछ ओरिजिन के एक ही तरफ हो. ऐसा ना हो कि दो लाइनों में तो C1 C2 लेफ्ट में रखा है और तीसरी लाइन में राइट में रखा है. हाँ जी सर. ठीक है ना. तो ऐसा ना हो, सभी कुछ एक ही तरफ रखा हो. ठीक है. तो बस इनके कोफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इसको 0 करना है. जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा. ठीक है ना. ये ऑल्टरनेटिव मेथड बकवास है, कोई फायदा नहीं. नाउ प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन दिस आर कॉन्करेंट. इजी है, हो जाएगा. हाँ जी सर. एक सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट लाइन दिस एंड दिस मे बी कॉन्करेंट. चलो. अच्छा मुझे ना एक चीज और बतानी थी. पीछे एक पॉइंट लिखा हुआ था, ये वाला मैंने तब कहा था
इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन दिस एंड दिस, ये हम कैसे निकालेंगे? जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, ये तो हो गया अपना, ठीक है। आपको ये दो लाइनें दी हुई है, L1 L2, और आपसे ये कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू P, मान लेते हैं यहां पे कोई पॉइंट P है, अल्फा कॉमा बीटा, पासिंग थ्रू P एंड equally inclined to the lines L1 equals to 0 and L2 equal to 0. या आपको ये बोले find the equation of lines passing through P and making an isosceles triangle with the equal sides along L1 equals to 0 and L2 equal to 0. ठीक है मेरी बात? अब आप एक चीज समझ रहे होंगे कि ऐसे केस में हमेशा दो आंसर होंगे। एक आंसर तो ये होगा जो इस तरह की लाइन होगी, हेलो, हाँ जी सर। और एक आंसर होगा जो इस तरह की लाइन होगी। हाँ जी सर। तो जो ये वाली लाइन होगी जिसको मैं बोल रहा हूं से P1, ये लाइन इसके बाइसेक्टर एक B1 के पैरेलल होगी। हाँ जी सर। और जो दूसरी लाइन होगी वो इसके एक बाइसेक्टर B2 के पैरेलल होगी। हाँ जी सर। ठीक है ना? तो इसमें आपने क्या करना है सर सिंपल बस वो बाइसेक्टर निकाल के उसके पैरेलल लाइन लिख दो जो अल्फा बीटा से हाँ। बात कर रहे हैं। So in this case, we will always have two lines through P, and these two lines will be parallel to both the bisectors of L1 equals to 0 and L2 equal to 0. क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? हेलो, यस सर। तो ऐसे केस में जो दो आंसर आपके आने होंगे वो दोनों के दोनों आंसर उसके दोनों के दोनों बाइसेक्टर्स के पैरेलल होंगे, और ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। इवन 3D में भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गई बात ये? हाँ जी सर। चलो आगे। हाँ जी सर। चलिए, हेडिंग डालो फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस, लिखो जी। The equation of the family of straight lines passing through point of intersection of lines L1 equals to 0 and L2 equal to 0 is given by L1 plus K L2 equal to 0. सबको पता है कि दो लाइनें अगर गिवन है तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी? L1 plus lambda L2 equal to 0. यहाँ पे इसने L1 plus K L2 equal to 0 दे दिया। ठीक है, वेयर K इज एन आर्बिट्री रियल नंबर, जिसको निकालने के लिए या उस लाइन के यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो आगे कोई आपको स्ट्रैटेजी देंगे। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी सर। तो इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
these two lines. ठीक है, L1 plus lambda L2 equal to 0. क्लियर है बात मेरी? हाँ जी सर। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू दिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है, और एक अगला क्वेश्चन है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस. करो फटाफट से दोनों की दोनों. इक्वेशन पहले 33 का देख लेते हैं. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस. सीधी सीधी क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस क्या बनेगी? फैमिली ऑफ लाइंस इज x plus y plus 4 plus lambda times 3x minus y minus 8 equals to 0. ठीक है, इसको पास किससे करा दूं? पास थ्रू 2, -3 कराओ जी. 2 - 3 plus 4 3 plus lambda times 6 plus 3 minus 8 equals to 0. तो लैम्डा की वैल्यू -3 आ गई. इसको उठा के रख दो, तो x plus y plus 4 minus 9x plus 3y and plus 24 is equals to 0. तो minus 8x plus 4y plus 28 equals to 0. 4 से डिवाइड कर दो, -4 से कर देता हूं, तो 2x minus y minus 7 equals to 0. ठीक है सिद्धार्थ? हाँ जी सर. Example number 34. Obtain the equation of line passing through the intersection of this and this and equally inclined to the axis. अच्छा, आपने इसमें इस तरह के सवालों में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है ना? मैं जैसे अगर मेथड इसमें 34 में मेथड 1 की बात करूं, तो या तो आप ये कर सकते हो, राइट द फैमिली ऑफ लाइंस. ठीक है, फाइंड इट्स स्लोप इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगा, एंड देन हाँ जी ये y equals to mx plus c वाली फॉर्म्स करके. एक मिनट रुक जाओ. पुट स्लोप एज +-1. +-1 रखोगे, 2 लैम्डा आ जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा. एग्रीड और नॉट? इसका एक मेथड 2 है, वो मैं अभी निकाल देता हूं. इंटरसेक्ट फॉर्म से भी तो कर सकते हैं. हाँ, वही कर रहा हूं ना. सॉल्व द लाइंस. लाइन सॉल्व करोगे, एक लाइन है 4x - 3y - 1 इक्वल टू 0. दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4x - 10y प्लस 6 इक्वल्स टू 0. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गया, तो 7x - 7 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 1 आ गई. ठीक है ना? x की वैल्यू 1 किसी भी लाइन में रख दो, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. नाउ इनसे पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप +1 या -1 हो, इक्वली इंक्लाइंड से क्या मतलब हुआ कि या तो वो लाइन कुछ इस तरह से होगी ताकि ये दोनों सेम एंगल होंगे, या वो लाइन कुछ इस तरह से होगी सो दैट ये दोनों सेम एंगल होंगे. मतलब इन एनी केस जो स्लोप है लाइन का वो +1 या -1 होगा. तो y - 1 इज +-1 टाइम्स x - 1. तो एक आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू y और एक आ जाएगा x + y इक्वल्स टू 2. क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, अरे ठीक है. Yes, sir. Find the equation of line through the point of intersection of this and this and whose distance from the origin is √5. इसमें भी अगेन वही, आप L1 + लैम्डा L2 इक्वल टू 0 लगा के 0 0 से उसका डिस्टेंस कर दो या लाइनें सॉल्व कर लो. मेरी तो पर्सनल रिकमेंडेशन होती है
अगर लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़े फैंसी टाइप के हैं, इंटीजर्स हैं, तो आप एल्वोतों को सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो सॉल्व द लाइंस, और अगर मैं लाइन सॉल्व करूंगा ना, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे 2,1 दिखाई दे रहे हैं। 2,1 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है ना। सो एनी लाइन थ्रू 2,1 is y minus 1 is m times x minus 2। तो ये बन गई mx minus y plus 1 minus 2m equals to 0। इसमें 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन क्या आ जाएगा? 1 minus 2m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus m स्क्वायर का मॉड, एंड दैट वुड बी हाउ मच? √5। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। सॉल्व कर लो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो 1 plus 4m स्क्वायर माइनस 4m इज 5 plus 5m स्क्वायर। तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सही बिल्कुल। सो दैट इज m माइनस m प्लस 2 का होल स्क्वायर 0। तो m की वैल्यू आ गई -2। एक ही लाइन आ रही है जो भी आई है, m की वैल्यू आ गई -2। क्या आंसर इसका? हाँ, हो जाएगा। हाँ जी सर। सर एक मिनट इधर दिखा दो थोड़ा अच्छी तरह। ठीक है। यस सर। बोलिए। यस सर हो गया। चले आगे। हाँ जी सर। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी चीज और होती है जो यहाँ पे थ्योरी पॉइंट में नहीं है, जनरली क्वेश्चन में ही यूज होती है। दैट इज कन्वर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। कन्वर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन एनी क्वेश्चन, in any question, if it is said like show that this line always passes through a fixed point, show that this line always passes through a fixed point, find that point। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिखे, ठीक है, तो जो द फर्स्ट थिंग दैट शुड क्लिक इन योर माइंड इज कि ये फैमिली ऑफ लाइंस का कन्वर्स है, ठीक है ना। मींस इट इज कन्वर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। इसमें जो इक्वेशन है वो आपके पास L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो फिक्स्ड पॉइंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। इफ ABC आर इन AP, प्रूव दैट AX plus BY plus C equal to 0 always passes through a fixed point, always passes through a fixed point, find that point। ठीक है। If ABC are in AP, prove that this line always passes through a fixed point, find that point। तो क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में हम?
आपको दिया ए बी सी ए पी में है, तो 2b की वैल्यू a प्लस सी हो गई, तो किसी एक की सब्स्टिट्यूट कर दे, मैं c की कर देता हूँ 2b माइनस ए, इसको उठा के लाइन में डाल दो, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 है, इम्प्लाइज ax प्लस बी वाई, और c की वैल्यू आ गई 2b माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज a टाइम्स x माइनस 1 b टाइम्स y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज x माइनस 1 प्लस b अपॉन a टाइम्स y प्लस 2 इक्वल टू 0। आ गई है L1 प्लस लैम्डा L2 में, बोलिए। तो इसका क्या इसके मतलब हुआ? आगे- अच्छा अच्छा मतलब ठीक है सर। दिस इज द फैमिली ऑफ लाइंस passing through a fixed point that is point of intersection of x minus 1 equals to 0 and y plus 2 equal to 0, वो पॉइंट आ जाएगा 1, -2। सर 2b इक्वल टू a प्लस सी में अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी आ गया तो a माइनस उससे 2b भी प्लस सी। उससे भी काम चल जाएगा, बट वो चीज ना हर जगह नहीं चलती, ठीक है? ठीक है सर। हाँ बस वो चीज हर जगह नहीं चलती, बस यही प्रॉब्लम है सर उसमें। कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करने? छोड़ दे तू, हम तो है ही नहीं, हमारा हमारा तो मैटर ही नहीं है वो। ओके सर। ठीक है जी। नाउ हेडिंग डालो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन, ठीक है? ये तो जल्दी हो जाएगा, छोटा सा पोर्शन है, ध्यान देना जरा। एक तो होती है सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है? पहले वो लिख देता हूं मैं। सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो लाइन है ax स्क्वायर, एक सेकंड होल्ड करो जरा, ax स्क्वायर second degree general equation in two variables, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब कुछ करती है, कभी पैराबोला, कभी एलिप्स, कभी हाइपरबोला, कभी सर्कल, कभी स्ट्रेट लाइन, पेयर स्ट्रेट लाइन, ठीक है? इट विल रिप्रेजेंट a pair of straight lines if ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square 0 हो। इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे देखते हैं, ABC FGH FGH this is equal to 0, ठीक है? and these lines will be real if h square minus ab is more than 0. These lines will be real if h square minus ab is more than 0. These lines will be coincident if h square minus ab is equal to 0, and these lines will be imaginary if h square minus ab is less than 0. मतलब h square minus ab अगर less than 0 होगा तो पेयर ऑफ लाइंस होंगी, बट आप उसको कभी भी उनको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, अलग अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है? नाउ
ये तो पेयर ऑफ लाइंस हो गई। ये इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। भाई समझ आ रहा है? हाँ जी सर। एक होती है होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमेशा दो लाइनें होगी, रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, ठीक है। विल ऑलवेज बी टू लाइन्स passing through origin, passing through origin। सर ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या? इसकी इम्पोर्टेंस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, ये सिर्फ मेंस के सिलेबस में है, एडवांस के सिलेबस में नहीं है। ओके सर। ठीक है ना? तो ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस b 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यही लिखा मैंने पीछे। इसमें अगर h स्क्वायर माइनस ए बी मोर देन 0 होगा, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी 0 होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होगा, लाइंस आर इमेजिनरी विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0। ठीक है ना? दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड। अच्छा एक चीज सोचो, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको ना x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा? y by x का स्क्वायर प्लस 2h टाइम्स y by x प्लस a इक्वल्स टू 0, इजंट इट? मैं b से भी डिवाइड कर देता हूं, तो अपॉन b। अगर ये ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइनें रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू mx इंप्लाइज y by x इज m। तो y by x तो स्लोप हो गया उन लाइनों का, हाँ जी सर। मतलब m स्क्वायर प्लस 2h अपॉन b इंटू m प्लस a अपॉन b इक्वल टू 0। तो अगर उन लाइनों के स्लोप m1 m2 हो गए, तो इसका मतलब m1 प्लस m2 कितना होगा? माइनस 2h अपॉन b, एंड m1 m2 कितना होगा? a अपॉन b। ठीक है, तो इसी को यूज करके इनके बीच के एंगल का फॉर्मूला निकाला जा सकता है। ये उसने दिया हुआ आगे। दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू इक्वेशंस y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, उनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये आ गया। सम ऑफ रूट्स, दोनों के स्लोप्स का समेशन माइनस 2h अपॉन b, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट a अपॉन b। If theta is the acute angle between the pair of straight lines, this, then tan theta का फॉर्मूला 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, याद हो जाएगा? जी सर। Now the condition that these lines are at right angle to each other if a plus b is 0, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अगर 0 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब उन दोनों की दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है आगे जाके भी, कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 जो दो लाइनें हैं, अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, इसका मतलब a प्लस b 0 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी अगर h स्क्वायर इक्वल्स टू ab होगा। इसमें पैरेलल वाला केस तो होता नहीं, क्योंकि अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों की दोनों लाइनें ओरिजिन से तो पास होंगी, तो h स्क्वायर माइनस ab 0, तो लाइनें सीधा कोइंसिडेंट हो जाएंगी। ठीक है जी। नाउ इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ x, अगर h 0, x एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड का क्या मतलब हुआ? कि अगर एक लाइन ऐसे है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है, तो दूसरी लाइन ऐसे होगी कि इसका इंक्लाइनेशन माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब m1 प्लस m2 0, m1 प्लस m2 0, मतलब कि माइनस 2h अपॉन b 0, मतलब h की वैल्यू 0। ठीक है, एक मिनट सर बस।
तो अगर दोनों लाइनें इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगी, तो इसका मतलब h की वैल्यू 0 होगी। ठीक है जी। नाउ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, दिस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज एक्स वाई अपॉन एच। ये याद कर लेना। ठीक है। हेलो, ठीक है सर। क्लियर है बात मेरी? अब एक छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन देखो फटाफट से। सर ये Show that this होमोजेनाइजेशन line- यही था क्या? क्या? होमोजेनाइजेशन यही था क्या? नहीं, होमोजेनाइजेशन तो है कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को होमोजेनियस में कन्वर्ट करना। अच्छा ठीक है। शो दैट दिस सर, इक्वेशन मेन- रिप्रेजेंट, एक मिनट यार, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस ईच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ दीस लाइन। हो जाएगा आसानी से, फैक्टराइज करना और कुछ भी नहीं करना। सर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पहले या एक्स स्क्वायर से? जब बिना डिवाइड करे फैक्टर्स कर लो, उसमें एक ही बात है। अच्छा 6 के फैक्टर्स इनको ऐड करके 5 आ वो रहा सर है, 2 और 2 3 and आ 3, गए, वो तो सर हो गया। बस हो जाएगा 35 इजीली। हाँ जी सर। Next, find the equation of pair of lines through origin which are perpendicular to the lines represented by this. ये कैसे करेंगे? वो ये कहना चाह रहा है, मान लो ये जिन लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है उनके स्लोप m1 m2 सर है। वो लाइंस आ जाएंगी जो ये हैं, उनके परपेंडिकुलर लाइन लिख लेंगे जो रीजन से पास होते होंगे। सुन तो ले, वो तो थोड़ा लेंदी मेथड है, एक बताता हूं करके। ये देखो, मान लेते हैं कि ये लाइन जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है 2x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। वैसे तो ये फैक्टराइज भी हो जाएगा, फैक्टर्स कर दोगे तो फैक्टर्स करके आपकी दोनों लाइनें अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगी, काम चल जाएगा, इजंट इट? हाँ जी सर। इसको पहले x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 3 से भी कर दो, तो y स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 3 इंटू y अपॉन y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 7 अपॉन 3 y अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2/3 इक्वल्स टू 0। इसके रूट से m1 m2, तो m स्क्वायर माइनस 7/3 इंटू m प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। इसके रूट से m1 m2। ठीक है। वी वांट ए क्वाड्रेटिक whose roots are minus 1 by m1 and minus 1 upon m2। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। अगर वो लाइनें इसके परपेंडिकुलर हैं तो मतलब मुझे वो दो क्वाड्रेटिक चाहिए, वो दो लाइनें वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स इसके रूट्स के रेसिप्रोकल का निगेटिव हो। ऐसा करता हूं कि x को रख देता हूं माइनस 1 अपॉन वाई, तो y की वैल्यू माइनस 1/x उठा के इसमें डाल दो। मतलब मैंने m को रखना था यार, m को रख देता हूं माइनस 1 अपॉन कैपिटल M। ठीक है ना? तो ये आ गया माइनस 1 बाई, हाँ, तो बस अब इसको उठा के, इस चीज को उठा के उसमें डाल दो, तो ये बन जाएगा माइनस 1/m कैपिटल M का स्क्वायर माइनस 7/3 माइनस 1 अपॉन m प्लस 2/3 इक्वल टू 0। हो जाएगा आगे? हाँ जी सर। तो ये बनेगा 3 प्लस 7 कैपिटल M का स्क्वायर 7 कैपिटल M प्लस 2 कैपिटल M का स्क्वायर। बस इस m को y/x डाल दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी सर। क्लियर है बात ये? हाँ जी सर। अगर वैसे देखो तो ये लाइनें बड़ी इजीली स्प्लिट हो रही है, इनको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करोगे तो उनके परपेंडिकुलर दो लाइनें जो ओरिजिन से पास हो रही है वो लिख दो।
ठीक है जी, अगला सर, है आंसर और क्वेश्चन के बीच में कुछ वो तो नहीं बन रहा कुछ नहीं, कोई रिजल्ट? रिलेशन नहीं आएगा, कोई बस ये आएगा 2y² + 7xy + 3y² = 0। ठीक है सर। ठीक है जी, नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। आ जाएगा 2√h² - ab / a + b लगा के। हाँ जी सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस। अगेन फॉर्मूला ऊपर वाला, x² - y² / a - b is xy / h। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस एंड दिस। वेरी इजी। हाँ जी सर। यस सर। लाइनें स्प्लिट हो जाएंगी। चलिए, एक लाइनें 18 के फैक्टर जिनको ऐड करके 9 आ रहा हो, 6 3 is 18। 6 3 लाइन स्प्लिट हो गई। लाइन स्प्लिट हो गई तो 3 लाइनें आ गई, उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। If a pair of straight line this and this be such that each pair bisect the angle between the other pair, तो PQ की वैल्यू -1 है। बहुत आसान है, पहले वाली लाइन दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, दूसरे वाली पहले को बाइसेक्ट कर रही है, तो इतना तो पता लग गया कि देखो दोनों की दोनों परपेंडिकुलर है। हाँ जी सर। तो पहले वाली का बाइसेक्टर लिख लो और दूसरे से कंपेयर कर दो। ठीक है, सर। नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये मैं पीछे भी लिख चुका हूं, वैसे तो फिर भी एक बार आ गया। ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 represents a pair of straight lines if ये चीज 0। इसको डेल्टा बोलते हैं क्वाड्रेटिक के केस में, और डिटरमिनेंट के केस में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जी सर। now such an equation is obtained again by multiplying the two equations this and this। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, ये जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है वो दोनों की दोनों लाइनें इसके होमोजेनियस पार्ट से रिप्रेजेंटेड लाइनों के पैरेलल है। बिल्कुल समझ नहीं आया सर, क्या बोला आपने अभी? हाँ जी। मैंने ये कहा, ये जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, ये जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है वो दोनों की दोनों लाइनें इसके होमोजेनियस पार्ट से रिप्रेजेंटेड लाइनों के पैरेलल है। अच्छा ठीक है सर। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। हेलो, बस शिफ्ट ही करा हुआ है सर, अगर हम देखें वो ओरिजिन से जो एग्जैक्टली पास हो रही। ठीक है। एग्जैक्टली ठीक है ना। तो ये चीज मैं नीचे लिख देता हूं। These two lines are parallel to lines. These two lines are parallel to lines represented by its homogeneous part। क्लियर है बात? तो होमोजेनियस पार्ट को फैक्टराइज कर लेंगे तो अपने पास लाइनें आ जाएगी। हाँ जी क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, हाँ जी सर। नाउ अब जैसे कोई आपको ये बोले, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सर एक्स्ट्रा क्लास में करवा दियो। क्यों, तुझे कहीं जाना है? हाँ जी सर, फिजिक्स की क्लास है। बस चलो यार, थोड़ा सा पोर्शन रह गया, ठीक है, और कल सुबह देख लेंगे, 15-20 मिनट जल्दी बैठ जाएंगे। अच्छा एक सेकंड, एक और चीज ध्यान देना, अपनी क्लास फ्राइडे वो